एंशियंट हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो हिस्ट्री थ्रू मैप्स। इतिहास को हम पूरे भारत के इतिहास को पुराने समय से जो अब तक है उसको हम मैप्स के थ्रू देखेंगे। मैप्स में सबसे पहला मैप हम लेते हैं ज्योग्राफिकल मैप। अब ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है हिस्ट्री को क्रिएट करने में। ठीक है, जो इतिहास बना है ना उसमें ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। सबसे आसान तरीके से मैं बताऊं कि आप यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान का पंजाब, इन क्षेत्रों में देखेंगे तो बहुत सारे लोग रहते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है यहाँ पे समतल मैदान का होना, पानी की उपस्थिति होना, उपजाऊ मैदान का होना। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल कंडीशन रही। अब जैसे बोलते हैं कि मुगल साम्राज्य बहुत फैल गया लेकिन साउथ में पूरे तरीके से नहीं पहुंच पाया तो उसका कारण क्या है? आप नीचे की साइड में देखिए, पहले पहले मैप में आपको बहुत सारे पठार पर्वत दिख रहे होंगे नीचे की साइड में। ठीक है, मैप से ही आप देखिए कि कभी भी डायरेक्ट चीनी लोगों ने हम पे आक्रमण नहीं किया। ठीक है, ऊपर की साइड से आप देख रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े पहाड़ों के पार करके आ ही नहीं सकते वो लोग। ठीक है, चीनी लोगों ने भारत पे आक्रमण नहीं किया। बाकी चीन एग्रेसिव लोग होते हैं। ठीक है, मैप से ही आप देखिए इधर की साइड में आप थोड़ा सा अफगानिस्तान साइड में देखेंगे, अफगानिस्तान साइड से और भारत के लिए आने के लिए बीच बीच में आपको दर्रे दिख जाएंगे। ठीक है, उन दर्रों के बीच बीच में से ही हमारे ऊपर जितने भी आक्रमणकारी आए या बाहर से जितने भी लोग भारत में आए वो इन दर्रों के बीच में से ही होकर के आए। और यही इतिहास बनाता है। ये जो दर्रे हैं यही बहुत बड़ा इतिहास बनाते हैं अपने आप में। अगर ये दर्रे बंद होते और हिमालय की तरह होता तो यहाँ पे लोग डायरेक्टली भारत पे आक्रमण करने के लिए ऐसे नहीं आ पाते। ठीक है, तो ये क्लियर होता है यहाँ से। अगला, मैप से ही आप देखिए कि जब मैंने आपको बताया ना पॉपुलेशन कौन से क्षेत्र में है, अपना गंगा मैदान वाले क्षेत्र में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो जितने भी राजा रहेंगे उनका पहला प्राइम मोटिवेशन क्या रहेगा कि जो उपजाऊ मैदान है उस पर कवर किया जाए। लाइक मौर्य साम्राज्य रहेगा, गुप्त साम्राज्य रहेगा, सल्तनत काल रहेगा, मुगल साम्राज्य रहेगा, उन सबका उद्देश्य क्या रहेगा कि अपना दिल्ली, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल इस क्षेत्र को कवर किया जाए ताकि अधिक जनसंख्या उनकी कंट्रोल में आएगी और क्षेत्र उपजाऊ है तो उनके लिए अधिक मात्रा में टैक्स मिलेगा। टैक्स अधिक मिलेगा तो फिर वही मजबूत हो जाएंगे, वो उनके हथियार वगैरह सैनिक वगैरह रखने में मजबूती रहेगी। तो जो लोग इस क्षेत्र पे शासन करेंगे उन्हीं को हमने इस एंशियंट हिस्ट्री वाले लेक्चर में लिया हुआ है। बाकी उसके अलावा ऐसा नहीं है कि अदर जगह पे भी शासन नहीं हुआ होगा। साउथ में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग साम्राज्य बने, छोटे बने, बड़े बने। लेकिन प्रॉपरली जब मैंने बोला कि मौर्य साम्राज्य, अब मौर्य साम्राज्य के समय पे ऐसा नहीं है कि बाकी जगह साम्राज्य नहीं थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में कलिंग वाला भी था, बाकी बहुत सारे छोटे छोटे थे। लेकिन हमने मौर्य साम्राज्य को क्यों लिया? क्योंकि ये जो गंगा यमुना मैदान वाला जो क्षेत्र है यही प्राइम होता है अपने लिए। आज के समय पे भी बोला जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर के ही जाता है। अगर यूपी में आपने सबसे ज्यादा सीट जीत ली तो आप दिल्ली में पीएम बन जाओगे। ठीक है, तो पहला तो आपको ज्योग्राफी समझनी होगी। ठीक है, अगला ये चीज भी समझनी होगी कि जो शुरुआत करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो जो जितने भी शुरुआत के जो मिले हुए हैं सभ्यता के अवशेष वो सब नदियों के किनारे मिले हुए हैं। तो नदियों के किनारे क्यों मिल रहे हैं? सबसे आसान तरीका वो समझ में आ जाएगा। पानी है, उपजाऊ मैदान है और परिवहन का साधन भी उपलब्ध हो गया। ठीक, तो उस तरीके से नदियों के किनारे सभ्यता बनती है। अगला, जब अगले जो वैदिक लोग आते हैं और हमारी वैदिक सभ्यता जो बनती है वो भी नदियों के किनारे बनती है, गंगा और यमुना नदी के किनारे बनती है। और वहां पे ऋषि मुनि इतने ज्यादा क्यों रहते हैं? उसका कारण है, पहले तो देखो पुराने समय पे तो ऋषि मुनि बनते ही नहीं थे। जब पाषाण काल था तब लोग क्यों नहीं बनते थे ऋषि मुनि? उस समय आदमी के लिए सोचने के लिए टाइम ही नहीं था। भाई आदमी को पहला उद्देश्य होता है कि खाना के लिए अपने खाने पूर्ति हो जाए, उसके लिए खाना तो डेली का उसे मिलना चाहिए। तो दिन भर भागता रहता है, जानवरों को मारता रहता है, कंद फूल इकट्ठा करता रहता है। उसके पास में अधिशेष यानी सरप्लस नहीं रहता है। उसके पास में ऐसा नहीं रहता है कि 10 दिन के लिए उसने जमा कर लिया, उसके पास में वो सोर्स नहीं रहता है। तो डेली संघर्ष में लगा रहता है वो आदमी। यहाँ पे जब गंगा यमुना जो क्षेत्र है यहाँ पे जब वैदिक लोग आर्य लोग आ जाते हैं तो उनके पास में खेती के लिए ये पूरा मैदानी इलाका मिल गया। खेती होगी तो जो उपजाऊ फसल होगी उसे साल भर के लिए, 2 साल के लिए आप रख लोगे। अब 2 साल के लिए टेंशन फ्री हो चुके हो।
अब आदमी खुद के आत्मिक संतुष्टि के लिए कुछ नई चीजें सोचना शुरू करता है, जिसमें ही वैदिक सभ्यता निकल के आती है। वैदिक सभ्यता मतलब सोचने की शुरुआत करना आर्य लोगों के द्वारा। अब ऋषि मुनि बनना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि पहले समय पे तो आदमी के लिए खाने के लिए पूर्ति नहीं हो रही है, अब यहाँ सरप्लस इकोनॉमी हो रही है, और उसका कारण उपजाऊ मैदान होना, उस क्षेत्र में सुरक्षा का भाव होना। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे जो है वो ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है वो इतिहास को क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हिस्ट्री में ये आप देख लीजिए, साउथ वाला जो क्षेत्र आप देख लीजिए कितना अटपटा आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपको दिख रहे होंगे। और हमारा इतिहास आप देखेंगे तो असम की वैली तक दिख रहा होगा पूरा का पूरा। ऊपर ऊपर की साइड में कश्मीर वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, पाकिस्तान वाला क्षेत्र दिख रहा होगा। तो हिमालय, हिंदू कुश और हिंद महासागर, यहाँ तक का जो इतिहास है वो भारत का इतिहास है। और हम पढ़ते जो हैं वो गंगा यमुना वाले क्षेत्र पे जिसका शासन रहा है उसी को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं 2500 बीसी से। पहला मैप आप लीजिए पेज नंबर 2 पे। ठीक है, 2500 बीसी यानी आज से कितना समय पहले? 4,500 वर्ष पूर्व। ठीक है, और 20 साल और जोड़ दो तो 4,570 वर्ष पूर्व। ठीक है, 2500 बीसी का मतलब ये हुआ। जीरो से 2500 साल पहले और जीरो के 2020 साल आगे की साइड में, और इन दोनों के बीच में अंतर देखें हम तो 4,570 साल का अंतर आ गया। यानी आज से 4,500 साल पहले की बात है। उस समय पूरे विश्व में, मैंने यहाँ पे उस समय का विश्व का नक्शा दिया हुआ है। ठीक है, उस समय पूरे विश्व में यहाँ पे 3 सभ्यताएं आपको दिख रही होंगी। ठीक है, एक सभ्यता है अपने अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र सभ्यता, नील नदी के किनारे। दूसरी ये यहाँ पे आपको दिख रही होगी, 2500 बीसी की बात चल रही है। 2500 बीसी के आसपास में यूरोप में लोग रहना नहीं शुरू कर पाए हैं। रह तो रहे हैं लेकिन नोमेडिक तरीके से रह रहे हैं, घुमंतू जीव के रूप में रह रहे हैं। उन्होंने सभ्यता बनानी नहीं, आज से 4,500 वर्ष पहले नहीं था यूनानी सभ्यता और लैटिन। ये थोड़ा बाद में आती है, मैप में अभी दिखा दूंगा मैं। ओके, तो ये जो दूसरी है मेसोपोटामिया सभ्यता है। इराक में जो दजला और फरात नदी है उनके किनारे पे ये जो सभ्यता बनी है उसका नाम क्या है? मेसोपोटामिया। और तीसरी जिसका त्रिभुजाकार आपको दिख रहा होगा वो अपने भारत में सिंधु नदी के किनारे बनी हुई सभ्यता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? पहला स्थल वहां का हड़प्पा खोजा गया था। पूरा लेक्चर रहेगा तब और अच्छे से देखेंगे उसमें। अब हम 500 साल आगे आते हैं। 2500 बीसी के बाद में 500 साल आगे आते हैं 2000 बीसी में। ठीक है, 2000 बीसी में अगर आप देखें तो ज्यादा अंतर नहीं हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन थोड़ी सी बढ़ गई है पहले की तुलना में। ठीक है, और आप देख रहे होंगे मेसोपोटामिया वाला भी क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन जो घुमंतु लोग हैं उन्हें आप देखने की कोशिश कीजिए। ऊपर की साइड में इंडो आर्यन यूरोपियन लोग दिख रहे होंगे आपको। वहां पे इंडो यूरोपियन आदि मानव या आदिवासी लोग रहते थे 2000 बीसी के आसपास में, जो बाद में भारत की तरफ आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो वैदिक सभ्यता लेके आएंगे वो यही लेके आएंगे। ठीक है, तो ये 2000 बीसी की बात है। उस समय चीन में और चीन की सभ्यता डेवलप होना शुरू हो चुकी है। मैप में दिख रहा होगा पेज नंबर 2 के सेकंड मैप में। अब हम चेंज करते हैं, 500 साल और आगे आते हैं। शुरुआत में मैंने बर्ड मैप लिए क्योंकि दिखाने के लिए कोई साम्राज्य है ही नहीं, तो पूरा बर्ड के क्षेत्र में दिखाया। 1500 बीसी में मिस्र की सभ्यता और जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उसका नाम बदल के अब बेबीलोनियन सभ्यता हो जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे आप देखेंगे तो यूरोप में जो ग्रीक देश है, यूनान देश है, वहां पे एक सभ्यता का डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका है और ये 1500 बीसी के आसपास में हो रहा है। और उस समय पे जो भारत का जो क्षेत्र है वहां पे आप देखिए भारत वाले क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो खत्म हो चुकी है 1500 बीसी के आसपास में। और इंडो आर्यन लोग जो हैं वो भारत में ऊपर की साइड से अफगान वाले क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, नीचे की साइड में नहीं पहुंचे, ऊपर की साइड में प्रवेश कर चुके हैं। और चीन वाली जो सभ्यता है उसका क्षेत्र विस्तार हो चुका है। ये हुआ 1500 बीसी। अब हम डायरेक्ट 800 बीसी पे आ जाते हैं और इंडिया के मैप पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 3 का पहला मैप। ठीक है, अब इसमें आप देखिए 800 बीसी में इंडो आर्यन लोगों ने शुरुआत में जो थे अफगानिस्तान वाली साइड में थे, लेकिन आगे बढ़ना शुरू कर दिया और बहुत आगे के क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं इंडो आर्यन लोग। ठीक है, तो ये कब हो रहा है? 800 बीसी के आसपास में। फिर मैंने इसे 200 साल का अंतर और लिया है। 200 साल अंतर में इंडो आर्यन लोग बहुत बड़े क्षेत्र तक फैल चुके हैं। ठीक है,
ये जो वैदिक सभ्यता वाले लोग हैं, आर्य लोग हैं, ये पूरे बड़े क्षेत्र में फैल चुके हैं, साउथ में नहीं पहुंच पाए, उत्तर पूरे भारत को कवर कर लिया है। और बीच में आपको कुछ नया इमरजेंस होता दिख रहा है, और वो क्या हो रहा है, मगध जो क्षेत्र है, मगध वाला एरिया जो है, पाटलिपुत्र राजगृह वाला जो क्षेत्र है, वहां पे महाजनपद जो है वो अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये मगध का शुरू हो जाती है 600 बीसी के आसपास में। ओके, देन 500 बीसी में मैंने वर्ल्ड का मैप ले लिया है इंडिया के साइड में। यहाँ मगध है इंडिया में और इंडो आर्यन है, लेकिन उस समय पे जो अफगानिस्तान, ईरान, इराक और उधर की साइड में तुर्की तक एक पर्सिया सभ्यता या पर्सिया साम्राज्य जो है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, पर्सिया साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाता है 500 बीसी के आसपास में। और आप देखेंगे यूरोप में जाएंगे तो ग्रीक यानी यूनान वाले क्षेत्र में, मैकडोनिया वाले क्षेत्र में, यहाँ पे यूनानी सभ्यता की शुरुआत हो चुकी है, और धीरे धीरे लोगों ने इटली वाले क्षेत्र में भी थोड़ी सी जगह पे सभ्यता की शुरुआत करना शुरू कर दिया है। ओके, बाकी अलग अलग जगह आप जहाँ नाम देख रहे हैं, अरवास, सावा, इथोपियन, लिबियन, ये सब आदिवासी लोग के रूप में रह रहे हैं। ठीक है, इनकी अभी कोई सभ्यता का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पे मैप में यहाँ पे सारे साम्राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन उन्हें बाद में देखेंगे। अगला पेज नंबर 5 पे आइए। पेज नंबर 5 पे 400 बीसी देखा, क्या चेंज दिखा आपको 400 बीसी पर? मगध साम्राज्य जो है वो बड़ा हो गया है, उसमें नंद वंश आ चुका है। ठीक है, और क्षेत्र भी उसने काफी बड़ा कवर कर लिया है। नंद जो है वो एक तरीके से मान सकते हो इंडो आर्यन के क्षेत्र वाले वो है। ठीक है, तो ये नंद वंश हमें पढ़ना होता है 400 बीसी। उसके बाद में मैंने मैप लिया है 334 बीसी का। 334 बीसी का क्यों लिया है? ये जो आप यूरोप में मैकडोनिया जो देख रहे हैं, जो अपना यूनान वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, वहां पे एक शासक होता है जिसका नाम है अलेक्जेंडर। वो 334 बीसी में अपने विश्व विजय की शुरुआत करता है, पूरे विश्व विजय करने के लिए निकलता है, और वो शुरुआत करता है 334 में। और 334 से लेके अगला मैप है 323 बीसी का। अगले 11 साल में वो पूरे यूरोप, अफ्रीका का जो ऊपर वाली सभ्यता है, यानी पूरा वही अफ्रीका हो गया एक तरीके से, बाकी जगह तो आदिवासी लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे पर्सिया वाली जो सभ्यता है उसको हराते हुए और भारत तक पहुंच जाता है। ठीक है, भारत तक पहुंच जाता है, और उसके बाद में वो वापस जाता है, और वापस जाते समय रास्ते में उसकी मौत भी हो जाती है 322 बीसी के आसपास में। और उसी समय पे भारत में बड़ा चेंज हो रहा है। नंद वंश के खिलाफ में यहाँ पे चाणक्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की जा रही है। तो 322 बीसी में आप देखेंगे नंद वंश हट गया और डायरेक्टली कौन आ गया? मौर्य साम्राज्य आ चुका है। बाकी जो सिकंदर ने जो साम्राज्य जीता था वो पूरा साम्राज्य है, लेकिन सिकंदर मर चुका है, तो धीरे धीरे उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो आपस में संघर्ष करेंगे और छोटे छोटे भागों में कुछ समय में टूट जाएगा। देखो यहाँ पे जो मैप में मैंने डेट्स लिए ना, 100 साल 150 साल लिए। आज के लिए तो 10 दिन 20 दिन बहुत कुछ चेंज हो जाता है, अभी 100 साल और 200 साल की बात है, तो उस हिसाब से आप समझ लेना कि डेट्स बड़ी हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ओके, देन मैंने 300 बीसी का लिया हुआ है। भारत में कौन है? मौर्य साम्राज्य। और कितना बढ़ जाता है? अफगानिस्तान तक पहुंच चुका है। आप इधर की साइड में असम तक, बंगाल तक पूरा क्षेत्र, लेकिन साउथ में अभी नहीं पहुंचा हुआ है। ओके, ये 300 बीसी का। बाकी उधर जो अलेक्जेंडर ने जीता था वो छोटे छोटे भागों में बट गया है, अलग अलग राज्य बन चुके हैं 300 बीसी में। देन हम 200 बीसी पे आते हैं। दिख रहा है 200 बीसी, पेज नंबर 6 का, पेज नंबर 6 का सेकंड लास्ट मैप 200 बीसी। मैंने 3 जगह लिखा हुआ है 200 बीसी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य, बनारस और पाटलिपुत्र 2 इंपॉर्टेंट शहर। नीचे की साइड में सतवाहन आपको देखने लग गया होगा, सातवाहन साम्राज्य, और नीचे चोल, पांड्य और चेर, इसके क्षेत्र वाले को हम संगम युग भी बोलते हैं। ठीक है, संगम युग के समय पे ये 3 जो थे साउथ में थे। ठीक है, तो ये 200 बीसी के आसपास में है, यानी एडी की शुरुआत नहीं है, उससे पहले के साम्राज्य हैं। ओके, देन हम 100 साल आगे बढ़ते हैं। 100 साल आगे बढ़ते हैं तो 1000 बीसी में आप देखिए क्या चेंज आया।
चेंज देखिए क्या चेंज आया, आपको दिख रहा होगा मौर्य साम्राज्य गायब है, ठीक है। और जो मेन रीजन है अपना बनारस वाला और इधर वाला क्षेत्र वाला, यहाँ पे पता ही नहीं है कि कौन शासन कर रहा है, क्योंकि कोई अवशेष नहीं मिले, कोई उस तरीके का उल्लेख नहीं मिला, तो यहाँ का कुछ नहीं पता। ऊपर की साइड में इंडो ग्रीक लोग भारत पे आक्रमण करना शुरू कर चुके हैं। ये एडी की शुरुआत होने से पहले 100 साल पहले की बात है, ठीक है। इंडो ग्रीक जो है वो भारत पे ऊपर की साइड से आक्रमण कर, नीचे सतवाहन है और नीचे संगम, जो चोर चेर पांडे ये तीन हैं, ठीक है। और अपना जो मौर्य साम्राज्य था उसकी जगह पे शुंग आ चुका है, लेकिन शुंग का जो क्षेत्र है वो कम है, ठीक। नीचे कलिंग वाला क्षेत्र दोबारा से अपने आप को विजय कर लेता है। अशोक ने एक बार जीत लिया था, लेकिन दोबारा से ये विजय कर लेते हैं। कलिंग आपको अलग अलग दिखेगा हमेशा ही। फिर मैं 900 बीसी का लेता हूँ, 1 साल का अंतर लिया बस, ठीक है। 900 बीसी में यानी 1 साल में इंडो ग्रीक के अलावा भारत पे इंडो सीथियन लोग भी आक्रमण करते हैं। अब ये सीथियन कहाँ से आए, ये मध्य एशिया वाले क्षेत्र से आए हैं, ठीक है, इंडो सीथियन लोग जो आते हैं, ओके। और ये धीरे धीरे अगले 20-25 सालों में इंडो सीथियन लोग जो है वो इंडो ग्रीक को कम कर देते हैं और इंडो सीथियन जो है वो अपना साम्राज्य बढ़ा देते हैं। इधर मौर्य वाले क्षेत्र पे जो शुंग आया था उसकी जगह अब कण्व वंश आ जाता है। बाकी सतवाहन चल रहे हैं, नीचे संगम वाले और कलिंग वाले चल रहे हैं, ओके। देन मैंने फिर डायरेक्टली 50 एडी का मैप लिया हुआ है। 50 एडी वाले मैप में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, हमें उत्तर वाले क्षेत्र की बिल्कुल जानकारी नहीं है। 50 एडी यानी ईसा के जन्म के 50 साल बाद, आज से 1970 साल पहले, ठीक है, आज से 1970 साल पहले, 1900 हाँ 1950 साल ही पहले मान लीजिए, ओके। हमें ये नहीं पता कि ये गंगा वाले मैदान पे कौन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चल रहा, एविडेंस है ही नहीं उसकी। इंडो सीथियन और इंडो पार्थियन हमारे ऊपर वाले क्षेत्र में, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, और नीचे की साइड में वो सेम चल ही रहा है, उनमें कोई चेंज नहीं आया। फिर हम आते हैं 100 एडी पे। 100 एडी तो उसमें क्या चेंज आपको दिखा, कुषाण विदेशी आक्रमणकारी आते हैं और पूरे उत्तर वाले जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है, उस पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं कुषाण वाले, ओके। बाकी नीचे की साइड में जो चल रहे हैं वो सेम है। फिर मैंने 250 एडी का लिया है, और उस समय आप एक चीज और देखिए, इधर का हमें नहीं पता चल रहा है, मगध वाले क्षेत्र का नहीं पता चल रहा है कि कौन शासन कर रहा है, वहां पे कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई किताब वगैरह में कोई उल्लेख नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है। ये जो भी इतिहास बनाया हुआ है लोगों ने मिल मिल के बना दिया है। बाकी ये मान के चलिए, मेरे हिसाब से तो मानू ना, तो इसमें 20% 30% ही सच्चाई हो सकती है, ज़्यादा लंबी चौड़ी सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि वास्तविकताओं का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये 250 एडी पे आइए, 250 एडी पे कुषाण साम्राज्य बढ़ जाता है, और नीचे का जो सतवाहन जो राज्य था वो हट करके उसकी जगह बाकाटक आ जाते हैं, कुंतल वंश आ जाते हैं, पल्लव आ जाता है, ठीक है। ये अलग अलग 3-4 छोटे छोटे साम्राज्य आ जाते हैं, और उधर हमें नहीं पता मगध वाले क्षेत्र में कौन शासन कर रहा है। फिर आते हैं हम 300 एडी पे। 300 एडी में कुषाण ऊपर तो है ही, लेकिन गुप्ता साम्राज्य बढ़ने लग जाता है पाटलिपुत्र से। यहीं से पहले मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई, अब दोबारा से यहीं से गुप्ता साम्राज्य की शुरुआत हो रही। और देखिए अगले 100 साल में आते आते गुप्ता साम्राज्य कितना बड़ा परिवर्तन लेके आ जाता है, ठीक है। 400 एडी में आप देखेंगे तो गुप्ता साम्राज्य पूरे उत्तर भारत पे और इवन एक कलिंग वाले क्षेत्र से नीचे की साउथ में भी पहुंचने लग गया है, ओके। बाकी छोटे छोटे साम्राज्य पल्लव और बाकाटक चल ही रहे हैं, ओके। देन जब गुप्त साम्राज्य समाप्त हो जाता है तो विदेशी आक्रमणकारी एक आते हैं हूण, वो उत्तर वाले क्षेत्र पे पूरा शासन करते हैं। गुप्ता उस समय डाउन हो जाता है, और बाकाटक और ये नीचे की साइड में गंगा वाला जो क्षेत्र है ये चल ही रहे हैं, गंगा साम्राज्य है यहाँ पे नीचे, ओके। ये है 500 एडी के आसपास में। फिर 600 एडी में आते हैं हम। 600 एडी में आप देखिए कुछ चीज़ें, एक तो हर्ष का क्षेत्र, तो हर्ष को हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि हर्ष के बारे में हमें किताबों में उल्लेख मिला हुआ है, तो हर्ष के बारे में हमने ज़्यादा डिटेल तैयार कर ली तो हम उसका पढ़ लेते हैं, ठीक है। और बाकी मेन रीजन में है हर्ष, कन्नौज वाले क्षेत्र से अपनी राजधानी चलाता है, तो यूपी और हरियाणा दिल्ली इनके सेंटर में आ रहा है ना, तो ये हर्ष का पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा मगध वाले क्षेत्र में कौन है ये हमें प्रॉपर वे में नहीं पता चल रहा है वहाँ पे कि साम्राज्य किसका था, ठीक है, साम्राज्य किसी का रहा होगा। और इधर की साइड में राजस्थान में आप देखेंगे 600 एडी में
गुर्जर प्रतिहार जो है वो शुरू हो चुका है इधर की साइड में। ओके, बाकी इसमें नीचे चालुक्य, पल्लव और पांडे हैं साउथ की साइड में। 600 से फिर हम 700 में आते हैं। 700 एडी में हमें बिल्कुल नहीं पता कि जो मेन एरिया है उसमें कौन शासन कर रहा है। ठीक है, गुर्जर अपना थोड़ा सा साम्राज्य बढ़ाते हैं, नीचे चालुक्य बड़ा साम्राज्य हो जाता है। मगध वाले क्षेत्र में कौन शासन कर रहा है इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में गौड़ा वंश शुरू हो जाता है। ओके, 700 के बाद में हम 800 पे आते हैं। 800 में देखिए ओरिजिनल रीजन पे नहीं पता कि कौन शासन कर रहा है, तो हम साइड वालों को देखते हैं, गुर्जर को, राष्ट्रकूट को और पश्चिम बंगाल वाले पाल को। और इनमें जो मेन सेंटर वाला भाग है इस पे कब्जा करने के लिए होड़ होने लग गई है। जो दिल्ली वाला क्षेत्र है इस पे कब्जा करने के लिए होड़ होने लगती है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष भी होता है। ओके, फिर 800 से हम एक साल आगे बढ़ते हैं 900 एडी में। 900 एडी में देखिए गुर्जर साम्राज्य ने पूरा क्षेत्र कवर कर लिया है, पूरा कंप्लीट। राष्ट्रकूट अपनी जगह पे हैं, पाल थोड़ा सा कम हो जाते हैं। ठीक है, अब इसे 1000 एडी पे लेके आए तो आप देखेंगे कि गुर्जर साम्राज्य है वो है, लेकिन पाल साम्राज्य थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। दिल्ली वाले क्षेत्र में तोमर साम्राज्य आ जाता है, अजमेर वाले क्षेत्र में चौहान वंश आ जाता है। गुर्जर साम्राज्य का एक शाखा नीचे की साइड में गुजरात साइड में हो जाती है, चालुक्य नीचे की साइड में है। ओके, और चोल का सेकंड वर्जन शुरू हो जाता है नीचे की साइड में। चोल साम्राज्य का सेकंड वर्जन ये 900 एडी के आसपास में शुरू हो चुका है एक्चुअली में। ठीक है, तो चोल नीचे की साइड में ये अपने आप को बढ़ाने लग जाता है। 1100 एडी में आइए आप, क्या कुछ नया आपको दिख रहा है? चौहान बढ़ने लग गए। ठीक है, तोमर दिल्ली वाले क्षेत्र में है, गढ़वाल वंश है यूपी में। आगे जाएं तो चंदेल वंश है एमपी और यूपी वाले हिस्से में। पाल बंगाल से ऊपर सिमट गए, बंगाल में कौन शासन कर रहा है ये नहीं पता चल रहा है। गुजरात में गुर्जर प्रतिहार वंशी है शायद, लेकिन उनका अलग अलग शाखाएं गुर्जर प्रतिहार की। चालुक्य और चोल बड़ा एरिया है, चोल का एरिया बड़ा हो चुका है 100 साल में। देन हम फिर 1190 एडी में आते हैं। अब 1190 क्यों शामिल किया? क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज होने लगती हैं। देखिए शासन में क्या चल रहा है, गुजरात वाला क्षेत्र है, चौहान वंश काफ़ी बढ़ चुका है, गढ़वाल वंश है और चंदेल है। ऊपर की साइड में आप देखिए गुरीड आपको करके दिख रहा होगा। ठीक है, गुरीड गौरी के द्वारा अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से शुरुआत की जाती है और पाकिस्तान तक आक्रमण करके पाकिस्तान वाले क्षेत्रों को जीत लिया जाता है। ये कौन सी बात चल रही है? 1190 गौरी का वंश है ये। ओके, गौरी साम्राज्य। देन उसके बाद में मैंने मैप लगाया हुआ 1196 का। 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो उसके बाद में गौरी साम्राज्य जो है जो पूरे भारत वाले क्षेत्र पे आ जाता है और यहाँ पे चौहान वंश आपको खत्म दिख जाएगा। नीचे यादव, चोल, होयसल, काकतीय, कलिंग ये आपको दिख ही रहे होंगे। ओके, लेकिन मेन वाले क्षेत्र में अब कौन आ गया? एक तरीके से गौरी वाला जो साम्राज्य आ गया, मोहम्मद गौरी वाला। अब 1206 और 1207 से यहाँ पे गौरी के जो उत्तराधिकारी हैं वो अपने आप को अलग राज्य बनाने लग जाएंगे, अलग साम्राज्य बनाने लग जाएंगे और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, जिसे हम गुलाम वंश बोलते हैं, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तो वो दिल्ली वाले क्षेत्र पे कब्जा करते हैं और वहाँ से पूरे भारत के उत्तर भारत पे कब्जा कर लेते हैं। आप देखो बंगाल वाले क्षेत्र में इन्होंने सिमटा दिया है, बाकी पूरा उत्तर भारत कब्जा कर लिया है। तो इनका इतिहास हमें पूरे तरीके से पढ़ना पड़ता है, बाकी सब चल ही रहे हैं नीचे की साइड में। देन 1300 में ऊपर वही दिल्ली साम्राज्य पूरा बना हुआ है, नीचे मालवा के क्षेत्र में यादव, पांडे, काकतीय हैं। 1400 में, अब 1400 में चेंज आपको दिख रहा होगा। 1400 के आसपास में यहाँ पे ऊपर की साइड में ये तो है अपना जो दिल्ली के पास वाला दिख रहा है वो दिल्ली सल्तनत है ही। बीच वाला यूपी वाला क्षेत्र में वहाँ पे जौनपुर करके नया जो मुसलमान साम्राज्य बन जाता है उस क्षेत्र में। नीचे मालवा, मेवाड़, मारवाड़, गुजरात, खानदेश, बहमनी, विजयनगर और गोंडा किंगडम ये नई नई साम्राज्य बनने लग जाते हैं 1400 ईस्वी के आसपास में। ठीक है, यहाँ पे मैंने बीच में वर्ल्ड के 3 मैप डाले हुए हैं, वो ओवरव्यू दिखाने के लिए। फर्स्ट एडी में आप देखिए पेज नंबर 14 पे,
फर्स्ट एडी में आप देखेंगे पहली ईस्वी में जब ईसा का जन्म हुआ था उस समय यूरोप वाले क्षेत्र में ये पूरा का पूरा जो रोम सभ्यता है उसका पूरा साम्राज्य था यहाँ पे। एंड भारत में फर्स्ट एडी के आसपास में आप देखेंगे तो विदेशी आक्रमणकारी हैं ऊपर की साइड से, एंड चीन में अपना पूरा अपना अलग साम्राज्य है, और इधर इराक ईरान वाले क्षेत्र में साम्राज्य है। मैंने ये मैप इसलिए लगाया है एक्चुअली में कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था उस समय उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में कोई सभ्यता या उस तरीके से लोग नहीं रह रहे हैं, ठीक है। और यूरोप में भी पूरे तरीके से नहीं रह रहे हैं, वो छोटा सा एरिया नीचे की साइड में रह रहे हैं, ऊपर जो है वो आदिवासी लोग रह रहे हैं। तो इस समय कभी कभी मतलब जैसे बहुत बात होती है ना कि यूरोप के लोग भारत को सिखाने लगते हैं, तब ये बोलते हैं कि भाई जब तुम नंगे घूमते थे तब हमारे यहाँ पे सभ्यता का डेवलपमेंट था। इनसे तो 2000 साल पहले ही सभ्यता थी हमारे पास में। आईबीसी तो 2500 बीसी के आसपास में, तब भी वो नंगे घूमते थे। यहाँ पे तो हमारे 3-4 साम्राज्य आ चुके हैं, तब तक वो नंगे घूम रहे हैं ऊपर, ठीक है। यूरोप उतना, अमेरिका में तब थे ही नहीं लोग, ठीक है। 500 एडी के पास में अमेरिका में कोई रहता ही नहीं था। पहुंच गए होंगे आदिवासी, उनकी कोई जानकारी है नहीं, ठीक है। अब प्रॉपर वे में जानकारी तो तब से शुरू होती है 1492 से, जब कोलंबस जाता है उधर की साइड में, ठीक है। तो अमेरिका के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। 500 एडी के आसपास में भी आप देखेंगे यूरोप में थोड़ा सा चेंज होने लग गया है, साम्राज्य ऊपर की साइड में भी बढ़ने लग गए हैं। भारत में कंप्लीट क्षेत्र में साम्राज्य बन चुके हैं, ठीक है। और 1500 एडी के आसपास में आप देखेंगे यूरोप में देश बन चुके हैं, ठीक है। और भारत जो है वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। यूरोप और भारत का कंपैरिजन दिखाने की कोशिश की है। और 1500 एडी के आसपास में अफ्रीका में भी कुछ नए नए सभ्यताएं डेवलप होने लग गई हैं, ओके। देन हम फिर नेक्स्ट अपना पेज नंबर 17 पे आइए। 1500 एडी में आ जाते हैं। सल्तनत योग है, दिल्ली सल्तनत वाला चल रहा है तो गुलाम वंश चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा मालवा, मेवाड़, मारवाड़, गुजरात, अहमदनगर, जो अपना बेमनी साम्राज्य था वो 5 भागों में बट जाता है। अहमदनगर, बीजापुर, बेदार और बेरार, इस तरीके से, ठीक है। और नीचे विजयनगर साम्राज्य चल ही रहा है। गोंडा किंगडम अपना जो आज के समय पे झारखंड वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे है। 1526 और 27 इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाबर भारत आता है तो डायरेक्टली मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, तो मुगल वाला चेंज यहाँ डिफरेंट आ जाता है। तो यहाँ पे हमें मध्यकाल में मुगल वाला पढ़ना पड़ता है। 1600 एडी में मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया है। नीचे विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर अपने आप में एक अलग लेक्चर के रूप में देखना होता है क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है विजयनगर साम्राज्य। 1700 एडी में मुगल साम्राज्य काफ़ी बड़े क्षेत्र पर पहुंच चुका है, औरंगजेब का समय है। 1750 में मुगल साम्राज्य कम होने लग गया है, मराठा एम्पायर बढ़ने लग गया है, ठीक है। मराठा एम्पायर बढ़ने लग गया है। 1800 के आसपास में मराठा एम्पायर काफ़ी बड़ा हो गया है, मुगल साम्राज्य डिक्लाइन हो गया है, लेकिन ब्रिटिश अपना क्षेत्र बढ़ाने लग गए। और 1818 आते आते ब्रिटिश जो है वो मराठा वाले क्षेत्र को अपने में कब्जे में ले लेते हैं, और एक तरीके से मुगल भी ब्रिटेन के अंदर आ जाते हैं। ऑफिशियली ये 1857 के बाद में, बहादुर शाह जफर के बाद में ब्रिटेन के अंदर में आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1848 और 49 तक एक सिख साम्राज्य अकेला बचा रहता है जो अंग्रेजों के अधीन नहीं था। लेकिन 1848 और 49 के बाद में लड़ाई होती है तो जो सिख साम्राज्य है उसको भी अंग्रेजों के द्वारा मिला लिया जाता है। और ये 1857-58 का आप मैप देखेंगे तो उसमें ब्रिटिश एम्पायर काफ़ी बड़ा आपको दिख रहा होगा। नेपाल और भूटान जो है वो ब्रिटेन के अधीन नहीं है। बर्मा तक ब्रिटेन पहुंच चुका है, यानी म्यांमार भी जो है वो भारत के हिस्से में आ चुका है इस समय, ओके। एंड यहाँ पे मैप मैंने वर्ल्ड का कंपैरिजन करने के लिए दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1700 एडी में उत्तरी अमेरिका में कुछ देश बने हुए हैं। 1800 में अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में देशों की संख्या बढ़ गई है और दक्षिण अमेरिका में देश बढ़ गए हैं। अफ्रीका में देश कम है क्योंकि आदिवासी लोग ज़्यादा रह रहे हैं। धीरे धीरे 1900 का लिया है तो 1900 वाले में यहाँ पे देश बढ़ने लग गए हैं 1900 एडी में। और भारत में पूरा का पूरा ब्रिटिश लोगों का साम्राज्य है। 1900 एडी के आसपास अगर आप देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य जो रेड रेड में दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में, इंग्लैंड में है ही, उधर की साइड में उत्तरी अमेरिका में, तो इसलिए इसे बोला जाता था ऐसा साम्राज्य जहाँ कोई सूर्य का उदय अंत नहीं होता, क्योंकि हमेशा सूर्य उदय रहता ही है वहाँ पे, ओके। और ये 2080 का है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल मैप के बाद में इस तरीके से हमने पूरा देख लिया। समय यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। अब इनको तो मैं बार बार बताऊंगा ही कि दिल्ली सल्तनत कब रहा,
पेज नंबर आप जो है वो 4 पर आके एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, ओवर भी बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। मगध साम्राज्य में हर्यक वंश आता है, शिशुनाग वंश आता है, नंद वंश आता है, ठीक है। उसके बाद में मौर्य वंश की शुरुआत होती है। वंश जैसे ही खत्म होता है तो शुंग वंश आ जाता है, कण्व वंश आ जाता है, और साउथ में उस समय सातवाहन वंश चल रहा है, जो मैंने अभी मैप में आपको सब दिखाए, ठीक है। कुषाण वंश ये विदेशी आक्रमणकारी हैं, मैंने बताया आपको, ठीक है। 100 एडी और 1 एडी के आसपास में ऊपर की साइड से आए थे, ठीक है। उसके बाद में गुप्त वंश आता है, गुप्त साम्राज्य का पूरा मैप में मैंने आपको बताया। देन मैंने आपको पुष्यभूति यानी वर्धन वंश, जो हर्षवर्धन वाला जो बताया वो आपके लिए मैप में दिखा दिया। पाल वंश मैंने आपको मैप में बंगाल वाले क्षेत्र में दिखा दिया। राष्ट्रकूट वाला वंश आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है, दंती दुर्ग के द्वारा स्थापना। पल्लव वंश वाला साउथ में, चोल वंश साउथ में, ये सेकंड वर्जन है, पहला वर्जन जो था वो संगम काल के टाइम पे था, ठीक है। और उसके बाद में आप पेज नंबर 15 में आ जाइए, 15 पे आ जाइए। दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। ये करीब करीब 300 साल तक रह रहे हैं। देन मुगल वंश आ जाता है। मुगल में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, यहाँ तक आपको ध्यान रखना होता है। मराठा वाला आपको क्षेत्र बताया किस तरीके से वो बढ़ रहे हैं, फिर अंग्रेजों के टाइम पे डिक्लाइन हो रहे हैं। मराठाओं के अंदर में पेशवा लेक्चर में कंप्लीट में करा चुका हूँ, ठीक है। बीच में सूर्यवंश आता है, ठीक है, शेरशाह सूर्य के द्वारा जो स्थापना की जाती है, 15 साल के आसपास ये रहते हैं, 15-20 साल, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य है, उसमें संगम वंश रहता है, सालुब वंश रहता है, तुलुप वंश रहता है और आरबीडू वंश रहता है। ये विजयनगर वाला जो क्षेत्र है उसमें स्थापना हरिहर फर्स्ट के द्वारा की जाती है, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, और अलग अलग वंश आते हैं, ठीक है। अलग अलग वंश का मतलब साम्राज्य तो वही है, राजा को मार के कोई दूसरा आ गया, साम्राज्य पे कब्जा करके रखा, तो विजयनगर साम्राज्य कंटिन्यूस रखा, बाकी उसकी सेना सेम तरीके से चलती रही, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया अपने हिसाब से, राजा बदल गए, राजा कुछ समय तक उसके बेटे बेटे बने, और कभी जब बेटा कमजोर बना तो किसी दूसरे ने आक्रमण कर लिया, ठीक है। उसके बाद में बहमनी साम्राज्य। तो ये सब डेट्स वगैरह हम लेक्चर के साथ में देखेंगे, बट ये मैप वाला आप खुद से भी ट्राई करना समझने की कि किस तरीके से ज्योग्राफिकल कंडीशंस ने हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल निभाया, और मैप ये पूरे पूरे आप एक बार दोबारा से जरूर देखना, ओके। तो हिस्ट्री थ्रू मैप्स मैंने आपको पूरी बता दी। तो पहला लेक्चर अब शुरुआत करेंगे हम, वो प्री हिस्ट्री से करेंगे, लेकिन प्री हिस्ट्री से पहले हमें पढ़ना होगा इतिहास जानने के स्रोत, ठीक है। तो वो एक पूरा लेक्चर है, तो उसे हम कंप्लीट करते हैं।